नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हम में आपका स्वागत करता हूं। ये सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 5वां चैप्टर पर्यावरण है। तो आइए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन सीरीज को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका है, एनवाय रोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो यहाँ पे एनवाय रोनेर शब्द जो लिया गया है फ्रेंच भाषा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस। तो इसलिए हम पर्यावरण शब्द के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं और यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा दोनों और चौथा दोनों में से कोई नहीं। तो आपको बताएं कि पर्यावरण के आपके मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक आपका प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है आपका मानव निर्मित पर्यावरण। और एक कई जगहों पे आपको मिलता है सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें हम अपने रहन सहन को देखते हैं। तो मुख्य रूप से आपके दो आते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक को दो भागों में बांटा जाता है, आपका जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में जिनके अंदर जीव होते हैं वो सब आते हैं, जैसे जीव जंतु पादप जितने भी प्राणी वो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आपका स्थल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप ये आते हैं। और मानव पर्यावरण के अंतर्गत आपकी इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क ये सारे आपके मानव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जहाँ पर मौसम के चेंज होने के कारण वहाँ पे रहने सहने, खाने पीने और जो बोलने की चीज़ें होती है उसे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। तो हालांकि यहाँ पे दो ऑप्शन पूछा है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख घटक प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक दोनों हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके घटक जो होते हैं, एक जैविक और दूसरा जैविक को हम लोग अभौतिक भी कहते हैं और दूसरा आपका होता है भौतिक। तो जैविक के अंतर्गत वो सभी चीज़ें जिनमें जीव होता है, जैसे आपके जीव जंतु पादप, अपघटक भी आपके जीव हैं, तो ये सभी जैविक के अंतर्गत आते हैं। और भौतिक के अंतर्गत जिनमें जीव नहीं है, जैसे ताप, मृदा, प्रकाश ये सभी के सभी क्या हैं, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा भौतिक पर्यावरण। और मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत तो मैंने आपको बताया ही कि मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आपके आते हैं उद्योग, सड़क, पुल, पार्क आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल। तो यहाँ पे आप देखते हो कि पर्यावरण को निम्न चार भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपका स्थल मंडल, दूसरा होता है जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा आपका जयमंडल। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं कि स्थल मंडल क्या है। तो हमारे पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं और इसका पूरे पृथ्वी पे लगभग 29% भाग है। और यह मृदा पतली परत से ढकी होती है और इस मंडल में पहाड़, मैदान, घाटी, पठार, पर्वत पाए जाते हैं। दूसरा होता है आपका जलमंडल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षेत्र को, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का लगभग 2/3 मतलब 71%, 2/3 मतलब 71% भाग जल से ढका हुआ है। और महासागर, झील, नदियां एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण करती हैं। अगला आपका है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल कई प्रकार की गैस है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। और इस मंडल में धूल कण एवं जल वाष्प भी पाए जाते हैं। याद रखना कि इस मंडल में धूल कण और जल वाष्प भी पाए जाते हैं।
और आपका चौथा है जयमंडल, तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं जयमंडल कहलाता है, तथा जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। तो हमने चारों मंडलों पर चर्चा किया। तो यहाँ पे पूछा है पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं, तो आपके पर्यावरण के स्थल मंडल के क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है। जैसा कि अगर पिछले क्वेश्चन में मैंने चर्चा किया था कि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है आपका जल मंडल से बना हुआ है। पृथ्वी पर लगभग 71% आपके जल पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी के 2/3 भाग के बराबर है। और जल मंडल के अंतर्गत आपका महासागर, झील, झरना, नदियां, तालाब और छोटे मोटे जलाशय आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको चर्चा किया कि धूल के कण और जल वाष्प वायुमंडल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला स्टेटमेंट है पर्यावरण के लिए आसपास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका सही है। मैंने आपको बताया पर्यावरण का मतलब कि आसपास, पड़ोस, शब्द। दूसरा है स्थल मंडल खनिज का प्रमुख स्रोत है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि स्थल मंडल की ऊपरी परत पर खनिज पाए जाते हैं। अगला है आपका है कि जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। मैंने बताया जैव मंडल जो होता है जंतु और पादपों से मिलकर बना होता है, जहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। और तीसरा चौथा आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो आगे पूछा है उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके ऑप्शन दे रखे कि पहला सही है, दूसरा सही है, और पहला और चौथा सही है, और डी वाला ऑप्शन है कि चारों सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका पूछा है यहाँ पे पारिस्थितिकी। तो आपको जैसा पता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। तो ये तो आपका सही है। दूसरा है सर्वाहारी वर्ग मोर। तो आपका सर्वाहारी वर्ग आपका सही है। मोर सब कुछ मांस भी खाता है और मोर शाकाहारी चीज़ों को भी खाता है, तो ये भी सही है। फिर अगला आता है प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता में पेड़ पौधे दिए हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, पेड़ पौधे उत्पादक हैं। तो यहाँ पे ये वाला कथन सुमेलित। और अगला आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया था। तो यहाँ पे ए, बी और डी वाले सही हैं, और आपका सी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे दिया है, जबकि पेड़ पौधे आपके उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। 9वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है बकरी, दूसरा ऑप्शन दिया आपका सांप, तीसरा ऑप्शन आपका दिया मेढक, और चौथा ऑप्शन दिया आपका बाज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र के आपके दो प्रमुख घटक होते हैं। एक आपका जैविक और दूसरा होता है अजैविक। तो जैविक को 3 पार्टों में बांटा जाता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक में तो आपके पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, और अपघटक में जो डिकम्पोजर करते हैं, जो सभी चीज़ों को सड़ा गला के कहा के और उसको पुनः मिट्टी में मिला देते हो, तो अपघटक होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में जैसे मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता के भी 3 आते हैं, आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में वे जीव जंतु जो केवल उत्पादक को खाते हैं या जो केवल शाकाहारी होते हैं, जैसे कि आपका टिड्डा, बकरी, खरगोश, ये सब केवल घास को खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो प्राथमिक को अपना भोजन बनाते हैं, और ये आपके मांसाहारी कहलाते हैं, ये आपके शाकाहारी कहलाते हैं।
ये मांसाहारी कहलाते हैं। लेकिन मांसाहारी होने के साथ साथ ये सभी प्रकार के जीव जंतुओं को नहीं खाते हैं, ये सभी प्रकार के जीव जंतुओं को नहीं खाते हैं। और तृतीयक में आते हैं आपके कि जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों खाएं। मैं उत्पादक की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खाएंगे और इन्हें हम शीर्ष मांसभक्षी कहते हैं। ये सभी प्रकार के जीव जंतुओं को खा सकते हैं। जैसे सांप को आप देख लो, सांप सभी प्रकार के जीव जंतु को नहीं खा सकता है, लेकिन बाज सभी प्रकार के जीव जंतु को खा सकता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो पूछा है कि निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता कौन है, तो आपका बकरी प्राथमिक में आता है, सांप द्वितीयक में आता है, मेढक आपके द्वितीयक में आएगा, और अगला आपका चौथा ऑप्शन है बाज। बाज आपके तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, इसे शीर्ष मांसभक्षी भी कहा जाता है। अगला है कि वे जीव जंतु जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थ को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन है कि अपघटक, दूसरा है सर्वाहारी वर्ग, तीसरा है आपका तृतीयक उपभोक्ता और चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे अपघटित करने की बात आई तो अपघटक की आपका यहाँ पे आंसर सही होगा अपघटक। अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और कवक, जिसको हम लोग बैक्टीरिया और फंगस कह सकते हैं, अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और कवक आते हैं और वह सभी जीव जंतुओं को जो मृत होते हैं या मृत प्राय होते हैं उनको साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। अगला है अगर पेड़ पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, तब सबसे कम ऊर्जा किसे प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आप पुनः आपको समझा देते हैं कि लिंडेमान का 10% वाला नियम, 10% का नियम एक लिंडेमान ने दिया था, आगे आएगा हम बताएंगे लिंडेमान के 10% का नियम कि सबसे अधिक एनर्जी किसके पास होती है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सूर्य है, और सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं। और पेड़ पौधे को खाता कौन है, शाकाहारी। शाकाहारी कौन खाते हैं, मांसाहारी, और मांसाहारी को खाएंगे शीर्ष मांसभक्षी। तो पेड़ पौधे को खाएंगे खरगोश, यहाँ भी दिया है कि पेड़ पौधों को खाएगा खरगोश। तो यहाँ पे अगर इसके पास 100% एनर्जी है तो खरगोश के पास केवल कितने परसेंट एनर्जी जाएगा, 10% एनर्जी, और 90% एनर्जी का ह्रास होता है। और उसके बाद खरगोश को खाएगा सांप, तो सांप को कितने मिलेगा, आपका यहाँ से 1% मिलेगा, बाकी के 9% एनर्जी का ह्रास होगा। और सांप को खाता है मोर, तो यहाँ पे 0.1 आपको मिलेगा एनर्जी मोर को। तो इसी को हम कहते हैं लिंडेमान का 10% का नियम। तो यहाँ पे सबसे अधिक एनर्जी पेड़ पौधे के पास, उसके बाद आपके खरगोश, खरगोश के बाद सांप, और सांप के पास बाद मोर। तो सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी आपको मोर को। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। याद रखना कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो असत्य के अकॉर्डिंग हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला आपका है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। दूसरा है खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह बहुदिशीय होता है। और तीसरा है उपरोक्त दोनों। और चौथा है आपका उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे असत्य की बात किया है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन असत्य है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय, तो ये आपका असत्य आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो इसके लिए ऑप्शन आपका दिया है कि 1955, 1965 और 1972 और आपका 1982। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में। और इसके बारे में कि यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। और पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। और इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया। और इस सम्मेलन में इस दौरान 119 देशों ने भाग लिया था। और इसी सम्मेलन में यह घोषणा किया गया कि अब से प्रत्येक वर्ष 5 जून को, अब से प्रत्येक वर्ष
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाएगा और पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। पहला पर्यावरण दिवस आपका 1974 में मनाया गया। अभी हाल ही में आपका विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया है और जिसका थीम रखा गया है जैव विविधता। ये भी आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है 5 जून को, उसका थीम क्या है, तो जैव विविधता। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन में यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको चर्चा किया कि 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में सबसे बड़ा मानव स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसी 1972 वाले सम्मेलन को स्टॉकहोम सम्मेलन का भी नाम दिया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा ए, स्टॉकहोम। अगला है आपका कि किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था। किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 1972, 1982, 1992 और 2002। तो एजेंडा 21 जो पारित किया गया था 1992 में पारित किया गया था। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में कुल 182 देशों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसे एजेंडा 21 का नाम दिया गया था। तो इसे याद रख लीजिए कि इसे ही हम लोग रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में। अगला आपका क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 और 1975। तो आपको बता दें चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी और यहाँ पे कुछ प्रमुख व्यक्तियों का, एक महिला का नाम आता है जिनका नाम आता है गौरा देवी, उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा। और यहाँ पे आता है कि इस आंदोलन को एक सही दिशा निर्देश किसने दिया था? तो आपका नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा ने। और इस आंदोलन की शुरुआत तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश, क्योंकि 1973 में उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था और 2000 में आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो आज के उत्तराखंड के चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपककर पेड़ों को बचाए थे पर्यावरण के लिए। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इस आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? तो आज से लगभग 300 साल पहले, राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ीवाला गांव में खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो इसी से इन्होंने प्रेरणा लिया था, गौरा देवी ने, आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने और चंदी प्रसाद भट्ट ने। और सेम उसी तर्ज पर यहाँ पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये जो राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई ने आंदोलन की शुरुआत की थी, इसे आज हम लोग बिश्नोई आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा 1973। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन, तो जैसे पूरे उत्तर भारत में 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, सेम उसी तर्ज पर आपका 1993 में कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा कर्नाटक। अगला आपका बाबा आमटे और मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? बाबा आमटे तथा मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको तो अपिक्को आंदोलन बता दिया, आपके पांडुरंग हेगड़े चिपको आंदोलन, आपका गौरा देवी
सुंदरलाल बहुगुणा, आपके चंडी प्रसाद भट्ट। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाबा आमटे और मेघा पाटेकर। और इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में शुरू हुई थी। तो आपका पूछा है बाबा आमटे और मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है, तो हम सुन लेते हैं यहाँ पे कि राजीव गांधी पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1993 में। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1993 में। यह उन औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा सी, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा सी। अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी दिवस, तो आप सभी को पता है पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को। और उसके बाद दूसरा है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को। उसके बाद विश्व प्राकृतिक दिवस है, तो विश्व प्राकृतिक दिवस आपका मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। और अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो इसके अकॉर्डिंग ए का आपका होता है, ए का 1, बी का आपका 3, सी का आपका आता है 2 और डी का आपका आता है 4। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? इसको समझने के थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी है और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, मतलब जहाँ पे सूर्य पहुँचेगा वहीं पर सबसे अधिक उत्पादन होगा। लेकिन सूर्य के साथ साथ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट घटक है वर्षा, और वर्षा भी वही चीज़ है कि जहाँ पे सूर्य पहुँचेगा वहाँ पे वर्षा होगी। तो आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो कर्क और मकर रेखा है, उसके बीच में आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं और वर्ष भर सबसे अधिक सूर्य यहीं पे चमकता है। अब आप देखो, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर जाते हो या विषुवत रेखा से दक्षिण की डायरेक्शन में जाते हैं, नीचे की ओर जाते हो, वैसे वैसे सूर्य की पहुंच कम होने लगती है। और उसके बाद सूर्य की जब पहुंच कम होती है तो आप देखोगे विषुवत रेखा जैसे जैसे ऊपर जाओगे वहां पे आपको पारिस्थितिकी उत्पादकता बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे आप देख लो ध्रुवों पर सूर्य बिल्कुल नहीं पहुंचता है, तो वहां पे कोई भी पेड़ पौधे लगभग ना के बराबर पाए जाते हैं। अच्छा, मरुस्थल में सूर्य तो पहुंचता है लेकिन यहाँ पे वर्षा की कमी होती है, वर्षा ना होने के कारण मरुस्थल में नहीं हो पाता है। सवाना जो घास के मैदान है और टुंड्रा आपके ध्रुवों पे जो होते हैं, टुंड्रा टैगा प्रदेश वहाँ पे होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और सबसे अधिक पारिस्थितिकी उत्पादकता यहीं पर पाई जाती है क्योंकि सबसे अधिक सूर्य यहीं पर चमकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जहां पे सूर्य सबसे अधिक चमकेगा वहीं पर सबसे अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाएगी। जैव विविधता के सेंस को भी ये देख लीजिएगा कि सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाएगी, तो विषुवत रेखा की पेटियों में। और विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता का क्रमशः आपका जैव विविधता के उत्पादन का क्रम क्रमशः घटता जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो जैसे आपने एक सुना होगा, एक होता है खाद्य श्रृंखला और दूसरा होता है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला जैसे पेड़ पौधों को कौन खा रहा है, पेड़ को टिड्डा खा रहा है, पौधों को टिड्डा खा रहा है, या आपके बकरी खा रहे हैं और बकरी को खा रहा है शेर। उसके बाद पेड़ को चूहा खा रहा है। तो ये तो आपका आप यहाँ से पुनः देख सकते हैं कि पेड़ को बकरी खाएगा और बकरी को खाएगा शेर। तो ये तो आपका एक खाद्य श्रृंखला हो गया। लेकिन कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं, जैसे कि पेड़ को कौन पुनः खाएगा, पेड़ को चूहा खाएगा और चूहा को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा। पुनः पेड़ को खरगोश खाएगा,
खरगोश को लोमड़ी खाएगी और लोमड़ी को पुनः शेर खाएगा। तो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं, खाद्य जाल बनाती हैं। तो यहाँ पूछा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, तो खाद्य जाल कहा जाता है। अगला है जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में शामिल है तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है जैविक पर्यावरण और एक होता है अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण को हम लोग अभौतिक भी कह लेते हैं, जैविक पर्यावरण को अभौतिक भी हम लोग कह लेते हैं, और आपका अजैविक पर्यावरण को हम लोग भौतिक कहते हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में कि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आते हैं जिनमें जीव होता है। जैविक का मतलब ये जीव कि जिनमें जीव हो वह जैविक है, और जिसमें जीव नहीं है वह अजैविक है। तो उत्पादक में आपके पेड़ पौधे आते हैं, तो ये जीव ऑलरेडी हैं। उसके बाद उपभोक्ता में हम सभी लोग आ जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो इसमें भी जीव है। और अब घटक जो डिकम्पोजर है वो खुद एक जीवित प्राणी है जिसमें जीवाणु और कवक आते हैं, तो वो भी एक जीव है। तो इस प्रकार से जैविक पर्यावरण में शामिल उपरोक्त सभी होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है 24 कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका है कि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध करती हैं, दोनों के आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर है, और डी है कि दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेघा पाटेकर और अमृता बिश्नोई, मेघा पाटेकर और अमृता बिश्नोई, तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन आता है कि जल हो या पर्यावरण। पहले तो इनका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है, दूसरा है कि महिला सशक्तिकरण से नहीं है, और दोनों लोगों ने जल संबंधी कोई आंदोलन नहीं चलाया था। हालांकि मेघा पाटेकर ने जल से चलाया था लेकिन अमृता देवी बिश्नोई ने नहीं चलाया था। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है कि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, दोनों के आंदोलन क्या पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि वन्य प्राणी सप्ताह दिवस, वन्य प्राणी सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में, दूसरा है आपका कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में, तीसरा है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, और चौथा है आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो आपको यहाँ बता देते हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसे वन महोत्सव कहते हैं। अभी आपका शुरू होने वाला है वन महोत्सव, जिसे जुलाई के और फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और उसके बाद आपका होता है कि 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के मध्य, यहाँ पे हालांकि प्रथम सप्ताह दिया है तो यहाँ पे नहीं, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के मध्य जो होता है उसे राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कहते हैं। और उसके बाद अगला पूछा है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में, तो हालांकि यहाँ पर अगस्त के प्रथम सप्ताह में अगस्त के प्रथम सप्ताह में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती है। और अगला है आपका कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में, तो नवंबर के भी प्रथम सप्ताह में कोई चीज़ नहीं होती है। अब पुनः हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी वाले पे कि यहाँ पे 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक आपका आया था कि राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता दिवस, लेकिन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से 1 से 7 तारीख तक आपका मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह दिवस या वन्य प्राणी सप्ताह दिवस। तो पुनः आपका कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका मनाया जाता है वन्य प्राणी या वन्य जीव सप्ताह दिवस। अगला है कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को 3 जून 1992 को एक आयोजन सम्मिलित किया गया था जिसे रियो डी जेनेरियो के नाम से भी जाना जाता है। और इसी वर्ष प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा आपका रियो डी जेनेरियो। और स्टॉकहोम के बारे में मैंने बताया था कि 1972, जिसके तहत हम आज प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे रियो डी जेनेरियो होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन ए है उत्पादक से अपघटक को, दूसरा है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, तीसरा है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, और चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं कि उत्पादक में आपके पेड़ पौधे आते हैं और अपघटक में आपके जीवाणु और कवक आते हैं, जो कि मेढक और टिड्डा दोनों नहीं है।
पुनः यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है कि उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ पे उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता में आपका टिड्डा आ सकता है। तो यहाँ पे उत्पादक तो मेढक है नहीं, इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत होता है। अगला पूछा है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में। तो हम देखते हैं टिड्डा केवल पेड़ पौधों पे ही रहता है और जो मेढक होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। तो टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक। तो टिड्डा आपका प्राथमिक में आया और मेढक आपके द्वितीयक में आया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा सोर्स है? तो यहाँ पे पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है समुद्र जो है। और यहाँ पे समुद्र को एक और चीज याद रखना है कि सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है? सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो वो भी समुद्र में, क्योंकि समुद्र वर्षों से वैसा का वैसा ही, लेकिन स्थल के कई सारे भू आकृति आपने बदले हुए सुने होंगे कि यहाँ पे पहले मानव बस्तियाँ थी लेकिन आज वहाँ पे मानव बस्तियाँ नहीं है। लेकिन समुद्र जहाँ पे पहले था, आज से सैकड़ों लाखों करोड़ों साल पहले जहाँ पे समुद्र था, समुद्र आज भी वहीं पर है। तो सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी कहाँ पाया जाता है? आपके समुद्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो मैंने आपको बताया था कि तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तराखंड जब ऑप्शन में दिया है तो हम उत्तराखंड करेंगे। यदि आपके ऑप्शन में उत्तराखंड न दिया हो और उत्तर प्रदेश दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि 1973 में उत्तराखंड अस्तित्व में नहीं था, तो हम उत्तर प्रदेश ही करेंगे। लेकिन हाँ, जब उत्तराखंड ऑप्शन में है तो हम क्या करेंगे? उत्तराखंड को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? तो यहाँ पे उपभोक्ता की बात कर रहा है। तो आपने प्राथमिक श्रेणी जो शाकाहारी, द्वितीयक मांसाहारी और तृतीयक शीर्ष मांसभक्षी के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखते हो कि आपका बकरी जो है शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, और ये भी आपके शीर्ष मांसभक्षी ये अभी द्वितीयक में आता है। लेकिन मुख्य रूप से शेर जो है आपके द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता में आता है कि यह शेर जो है आपका मांसाहारी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा शेर। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग हो गया, इसलिए जिसके कारण मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। अगला वीडियो मैं जल्द ही इसका अपलोड करूँगा जिसमें 15 से 20 और क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से और पूरे अच्छे से डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।